हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइम प्रेप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में इग्नू के MGPE 010 की बात करेंगे। यहाँ पे ये पेपर कोड थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे आएगा MGPE विच इज़ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पीस बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें हमने सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मतलब डिस्कस किए हैं। सारे ही ये क्वेश्चंस जो हैं हमने PYQ से लिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इनके आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जो कि है हमारा डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। कि हमें क्या बताना है इसमें। सबसे पहले हमें ये बताएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या, फिर हम बताएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड है जिनकी हेल्प से हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट इज एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो कि बात सच्ची है। हम कॉन्फ्लिक्ट को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते अपनी ह्यूमन सोसाइटी से। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंसेस लेकर आते हैं किसमें, गोल्स में, बिलीव्स में, वैल्यूज़ में और रिसोर्स कंट्रोल में। ठीक है, इट हैपन्स व्हेन पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। ये कब कब होते हैं, जब लोगों के अलग अलग गोल्स हों, अलग बिलीव्स हों, या फिर उनके जो रिसोर्स कंट्रोल है वो उन्हें चाहिए होता है, तब भी होता है। लेकिन एक सिविलाइज सोसाइटी में हम हर प्रॉब्लम का वायलेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढते, है ना। हम क्या ढूंढते हैं कि हम जो कॉन्फ्लिक्ट को है आराम से बैठ के या फिर शांति पूर्वक सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब है इसके हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम अगर अपने एग्ज़ाम में थ्योरिस्ट या फिर जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं उनकी डेफिनेशंस ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपनी डेफिनेशन ऐड करेंगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, जो कि किसने दी है हमें, जॉन बुर्टन ने दी है। ठीक है, ये कौन थे, हमारे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट थे। इन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक प्रोसेस है, ठीक है, रिजॉल्व करने का डिस्प्यूट्स को सुलझाने का एक प्रोसेस है, और कॉन्फ्लिक्ट परमानेंटली बाय एड्रेसिंग इट्स रूट कॉजेज एंड नॉट जस्ट इट्स सिम्टम्स। इन्होंने क्या कहा कि संघर्ष समाधान का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विवाद को स्थायी रूप से सुलझाया जाता है। ठीक है, जहाँ केवल लक्षण नहीं बल्कि मूल कारण, उनके जो मेन रीजंस होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब यही है कि समझौता नहीं बल्कि न्याय, समानता और संवेदना के साथ समस्या का असली हल। ठीक है, असली हल, असली सॉल्यूशन। फर्स्ट है हमारा नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में क्या होता है, नेगोशिएशन में एक वॉलेंट्री और डायरेक्टली बातचीत होती है। ठीक है, जिसमें दोनों पक्ष जो दोनों पार्टीज हैं आपस में बैठकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात करते हैं और अपना एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें एक डिस्कशन होता है बिटवीन टू और मोर कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज। जिनके बीच में लड़ाई झगड़ा है वो क्या करते हैं, बैठकर अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, दोनों की अंडरस्टैंडिंग से क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इट रिक्वायर्स कोऑपरेशन। इसमें किसकी ज़रूरत होती है, कोऑपरेशन होना चाहिए आपस में, कॉम्प्रोमाइज़ करने की विल होनी चाहिए कि हाँ भाई हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं कि इंडिया और चाइना की बॉर्डर टॉक्स, जब भी बॉर्डर की जो रिलेटेड बातें होती हैं वो नेगोशिएशन के थ्रू ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा मीडिएशन। मीडिएशन के मतलब क्या है कि मीडिएशन इन्वॉल्व्स अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी हु फैसिलिटेट्स डायलॉग एंड हेल्प्स द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज रीच एन एग्रीमेंट। कि मीडिएशन एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी दोनों पक्षों के बीच बातचीत का ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, कि मतलब क्या हो कि कोई मीडिएटर बन के बीच में आ जाए और दोनों पावर्स के बीच में क्या करे, कोई समझौता करे, कोई एग्रीमेंट करे और जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने में उनकी हेल्प करे। लेकिन जो मीडिएटर का फैसला होता है वो किसी पे भी थोप नहीं सकते हम। ठीक है, उन्हें सिर्फ समझौता करवाया जाता है, सिर्फ एग्रीमेंट करवाया जाता है। हम उन्हें वो एग्रीमेंट फॉलो करवाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो, UN मीडिएशन एफर्ट्स इन द इजराइल
पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, कि यूएन ने भी एक मीडिएटर काम किया था, कब? जब इसराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट में। उसके बाद है हमारा एट्रिब्यूशन। एट्रिब्यूशन का मतलब है, एट्रिब्यूशन में दोनों पार्टीज क्या होता है, एग्री हो जाते हैं कि हाँ हम एक डिसीजन फॉलो करेंगे जो भी हमें थर्ड पार्टी देगी। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है, ये डिसीजन हमारा बाइंडिंग होता है। ठीक है, सबको मानना पड़ता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इन आर्टिब्रेटेशन बोथ पार्टीज एग्री टू प्रेजेंट देयर केस टू अ थर्ड पर्सन। दोनों पार्टी एग्री होती है कि हाँ जो हमारी लड़ाई झगड़ा है, जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो हम थर्ड पार्टी को क्या करें, प्रेजेंट करें, और वो ही हमारा एक बाइंडिंग डिसीजन देंगे, और जो उनका डिसीजन होगा वो हम दोनों पार्टीज़ को मानना पड़ेगा। जैसे कि WTO आर्टिब्रेटेशन ऑफ ट्रेड ऑन ट्रेड डिसएग्रीमेंट बिटवीन मेंबर कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद है हमारा एजुकेशन। इट इज़ अ जुडिशियल प्रोसेस। ये क्या है, एक हमारा जुडिशियल प्रोसेस है, वेयर अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल सेटल्स अ कॉन्फ्लिक्ट। ये हमारा क्या है, एक हमारा जब नेगोशिएशन या मीडिएशन फेल हो जाते हैं तो कोर्ट बेस्ड सॉल्यूशन का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग डिसीजन दिए जाते हैं, लीगल बाइंडिंग जजमेंट्स दी जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिजॉल्विंग स्टेट बाउंडिंग डिस्प्यूट, कि जो हमारे ICJ जो है वो क्या कोशिश करते हैं रिजॉल्व करवाने की जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं स्टेट्स के बाउंड्रीज़ के बीच में। उसके बाद है हमारा कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन क्या है, कॉन्सिलिएशन एक इनफॉर्मल प्रोसेस है जहां कॉन्सिलिएटर दोनों पक्षों से बात करके सजेशंस देता है, लेकिन वो सजेशंस मैंडेटरी नहीं होते। जैसे कि अभी हमने देखा था कि कहाँ पे मैंडेटरी होते हैं, आर्बिट्रेशन में हमें उनका जो डिसीज़न होता है वो मानना ही पड़ता है, लेकिन कॉन्सिलिएशन में जो उनका डिसीज़न होता है वो बाइंडिंग नहीं होता। ठीक है, वो मैंडेटरी नहीं होता। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इन इंडिया प्रोवाइड्स फॉर कंसिलिएशन ऑफिसर्स। देन वी हैव पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन। ये पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टेज होती है जिसमें फोकस होता है कि हीलिंग, जस्टिस और कम्युनिटी ट्रस्ट को वापस बनाया जाए। ठीक है, क्या होता है, ये एक हमारा एम होता है इसका कि वो हील करे सोसाइटी को, सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसको दोबारा रीबिल्ड करे, दोबारा बनाए और जस्टिस दिलवाए। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ट्रुथ कमीशंस, एपोलॉजीज, रिपार्टेशंस एंड कम्युनिटी हीलिंग। इसमें आप एग्जांपल ऐड कर सकते हो, जैसे कि साउथ अफ्रीका ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन आफ्टर अपार्थाइड। जो हमारा ये हुआ था, ये वाली कमीशन, ये किसके बाद बनी थी, हमारी अपार्थाइड केस हुआ था इसके बाद बनी थी। उसके बाद है हमारा डायलॉग एंड कम्युनिकेशन। कभी कभी सिंपल डायलॉग ही सबसे पावरफुल सॉल्यूशन होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं कि जो भी कोई इश्यूज होते हैं या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों ग्रुप या जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो बैठ के बात करते हैं। ठीक है, वो बातचीत करके ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। इट बिल्ड्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वो क्या करते हैं, आपस में ट्रस्ट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करने की ट्राई करते हैं। किससे, हमारे डायलॉग और कम्युनिकेशन से। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे इंडिया में कम्युनल टेंशन के बाद जो इंटरफेथ डायलॉग्स होते हैं, ठीक है, उसमें आप ये एग्जांपल लिख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव ट्रेडिशनल एंड इंडिजीनियस मेथड। जो रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, है ना, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे रिजॉल्व होते हैं, थ्रू एल्डर्स, बड़े लोगों की हेल्प से, पंचायत की हेल्प से। ठीक है, और कस्टमरी काउंसिल्स की हेल्प से वहाँ पे क्या होते हैं, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो दूर किए जाते हैं। एग्जाम्पल का पंचायत इन हरियाणा और नागा ट्राइबल काउंसिल्स इन नॉर्थ ईस्ट, ये आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। लास्ट में वी हैव आवर कंक्लूजन। कंक्लूजन के साथ हम अपना आंसर एंड कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब सिर्फ डिस्प्यूट ख़त्म करना नहीं होता, बल्कि रिलेशनशिप रिपेयर करना होता है, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है और एक लॉन्ग टर्म पीस मेंटेन करना होता है। ठीक है, जब हम लीगल या फिर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन और ट्रेडिशनल सारे टूल्स का बैलेंस करते हैं तभी एक रियल और लास्टिंग पीस पॉसिबल होता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, लीगल, डिप्लोमेटिक, सोशल,
ट्रेडिशनल मैकेनिज्म इज़ द की टू पीसफुल को एग्जिस्टेंस। पीसफुल इन्वायरमेंट और पीस लाने के लिए हमें इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, इन मैकेनिज़म्स पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्रिटिकली एग्जामाइन द वेरियस सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि कौन कौन से सोर्सेज हैं कॉन्फ्लिक्ट की। ठीक है, किन किन कारणों से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इसमें हम पढ़ेंगे, और इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या, और डेफिनेशंस ऐड करेंगे कॉन्फ्लिक्ट की, जो कि किसने दिया हमें, जोहन गुल्टंग ने। उसके बाद हम इसके मेन सोर्सेज पढ़ेंगे, किस किस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट हमारी होती है। लास्ट में हम अपना कंक्लूजन देखेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट is an inevitable part of social and political life. It arises when two or more parties perceive that their interests, goals or identities are impeccable. इसमें क्या होता है कि संघर्ष सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अविभाज्य हिस्सा है। यह तब उत्पन्न होता है जब दो या दो अधिक पक्षों को लगता है कि उनके हित, लक्ष्य या पहचान परस्पर विरोधी हैं। ठीक है, कब होता है कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष? हर समाज, हर राष्ट्रीय के जीवन का एक हिस्सा है। कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब ग्रुप, पीपल या फिर नेशन फील करते हैं कि उनके इंटरेस्ट, उनके गोल्स और उनके आइडेंटिटीज़ किसी थ्रेट के अंदर, ठीक है, किसी खतरे में है। लेकिन सवाल ये है कि अब ये संघर्ष, ठीक है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये आते कहाँ से, इनके सोर्सेज क्या है? तो हम यहाँ पे डेफिनेशन सबसे पहले देख रहे हैं कि डेफिनेशन कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट इज अ सिचुएशन इन विच टू और मोर पार्टीज परस्यू इनकम्पेटिबल कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट से वॉयलेंस नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल, इकोनॉमिक और आइडेंटिटी बेस्ड टेंशंस है जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसके मेजर सोर्सेज। फर्स्ट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी जब रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या ना हो, इक्वल ना हो। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो किसका, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, वो क्या करती है, वो टेंशंस क्रिएट कर देती है रिच और पुअर के बीच में। ठीक है, जो कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स को और पॉवर्टी बेस्ड अनरेस्ट पैदा करता है। एग्जाम्पल, इंडिया के ट्राइबल बेल्ट्स में मॉइस्ट मूवमेंट जो कि क्या लेड हुआ, जिनकी वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट और लैंडलेस की वजह से ये हमारा हुआ था। ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है जिसमें इंडिया के ट्राइबल बेल्ट में मॉइस्ट मूवमेंट जो हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, इन अनएम्प्लॉयमेंट और लैंडलेस की वजह से हुआ था। इसके क्रिटिकल नोट आप ऐड कर सकते हो ताकि आपका और ज़्यादा पावरफुल आंसर बन पाए। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या करता है, इनविजिबल स्ट्रक्चर वायलेंस क्रिएट करता है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक हिडन होता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। जब कुछ कम्युनिटीज़ को पॉलिटिकल सिस्टम से एक्सक्लूड कर दिया जाता है या उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, तब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट इनविटेबल बन जाता है। एग्जाम्पल, तमिल कम्युनिटी का जो मार्जिनलाइज्ड इन श्रीलंका ने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया था, जो कि हमने देखा कौन से, लैंग्वेज और इनके कल्चरल एथनिक के खिलाफ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। यहाँ पे भी आप क्रिटिकल नोट ऐड कर सकते हो कि डेमोक्रेसी में भी even democracy system has breed inclusion if participation isn't inclusive or if majoritism dominates, कि democracy can also fail। ठीक है, अगर majoritism ना हो तो डेमोक्रेसी भी फेल हो जाएगी। नहीं, इवन डेमोक्रेसी कैन फेल इफ मेजोरिटिज्म सप्रेसेस माइनॉरिटी वॉइसेस। डेमोक्रेसी भी फेल हो जाएगी अगर जो मेजोरिटी वाले जो लोग हैं वो किसे सप्रेस कर दे, किसकी आवाज़ दबा दे, माइनॉरिटी वॉइसेस को सप्रेस कर दे। ठीक है, उसके बाद वी हैव आवर नेक्स्ट एथनिक, रिलीजियस एंड कल्चरल डिविजन्स। इसकी वजह से भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एथनिक, रिलीजियस और कल्चरल डिविजन्स मतलब ऑफन क्रिएट अस वर्सेस देम। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ये क्या क्रिएट कर देती है, अस वर्सेस देम क्रिएट कर देती है, थिंकिंग को क्रिएट कर देती है। जो लोग हैं वो पीपल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग मोर विद देयर ग्रुप एंड लेस विद शेयर्ड सिटीजन्स। वो क्या करने लग जाते हैं लोग,
इस टाइम पे जो लोग हैं वो अपने लोगों के बीच में ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करना लगते हैं, उनको ही सुपीरियर मानते हैं, उनको ही सारी इंपॉर्टेंस देते हैं और वो किसी के साथ अपनी सिटीजनशिप शेयर नहीं करना चाहते। एग्जाम्पल हिंदू मुस्लिम रोइट्स इन इंडिया, ठीक है, या आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। और एक क्रिटिकल नोट भी है कि दिस कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑफन मैन्युपुलेटेड बाय पॉलिटिकल एलिट्स फॉर पावर मेकिंग दैम हार्डर टू रिजॉल्व। ये कॉन्फ्लिक्ट्स किसकी वजह से भी हो सकते हैं, मैन्युपुलेशन के थ्रू भी हो सकते हैं, किसके, जो हमारे पॉलिटिकल एलाइट्स हैं उनकी पावर की वजह से। नेक्स्ट इज कॉलोनियल लेगेसी। कॉलोनियल पावर ने एक आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बनाई जिसकी वजह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज लाई गई, ठीक है, और लोकल रिसोर्सेज क्या हुए, एक्सप्लॉइट किए गए, जिनका इम्पैक्ट आज भी हम देश में देख सकते हैं और हमें दिखाई देता है। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन जो हमारा हुआ था या फिर जो अफ्रीकन ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हुए थे वो क्या थे, हमारे कॉलोनियल बॉर्डर्स पे ही रूटेड थे। क्रिटिकल नोट इज these conflicts are not historical relies, they shape modern political instability even today। ये आज भी हमारी इंस्टेबिलिटी पैदा करता है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। नेक्स्ट इज रिसोर्स स्कैरिसिटी एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, कि वाटर, लैंड और एनर्जी जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज की शॉर्टेज से भी क्या होते हैं, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लोकल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल नील रिवर का जो वाटर डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, या फिर इजिप्ट इथोपिया के बीच जो हुआ। और क्रिटिकल नोट हम लिख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज इन कॉन्फ्लिक्ट को कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है, क्लाइमेट जो चेंज हमारा हो रहा है वो इसको बहुत ज़्यादा इंटेंस बना रहा है हमारी इस वाली सिचुएशन को। उसके बाद हमारा सोशल इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि कास्ट, रेस, जेंडर या क्लास के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन से परमानेंट रिसेंटमेंट बनता जा रहा है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो दलित मूवमेंट हुआ था हमारे इंडिया में, या जो हमारा सिविल राइट मूवमेंट हुआ था यूएसए में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रिटिकल नोट कि सच कॉन्फ्लिक्ट डिमांड ट्रांसफॉर्मेटिव जस्टिस नॉट जस्ट पॉलिसी चेंजेस। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव जस्टिस की मांग करता है, ना कि सिर्फ पॉलिसी को चेंज करने में, ठीक है। इसका मतलब है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सोल्यूशन सिर्फ लॉ चेंज करना नहीं बल्कि पूरा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी उनको क्या मिलेगा, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। लास्ट में वी कैन ऐड आवर कंक्लूजन टू आवर आंसर कि कॉन्फ्लिक्ट के सोर्सेज एक नहीं है बल्कि काफ़ी सारे इंटरकनेक्टेड और लेयर्ड होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आइडेंटिटी बेस्ड, हिस्टोरिकल और इकोलॉजिकल। अगर हमें सस्टेनेबल पीस चाहिए तो हमें इनके कॉजेज़ को क्रिटिकली समझना होगा और उनका इंक्लूसिव आंसर भी हमें ढूंढना ही पड़ेगा। जो मेयर पीस कीपिंग से काम नहीं चलेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, पीस बिल्डिंग करनी पड़ेगी। या आप इसके कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार जाके जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो पाए और आपकी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में हेल्प हो पाए। ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, कि कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। संघर्ष रूपांतरण की सीमाओं की चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम जान लेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, तभी तो हम उसके लिमिटेशंस जान पाएंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है यानी कि जो हमारा संघर्ष रूपांतरण है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकता नहीं है बल्कि उसके पीछे के कारण, उसके पीछे के रीजंस को समझकर उन्हें चेंज करने की कोशिश करता है, उसे बदलने की कोशिश करता है, ठीक है। इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म the very structure, relationship and behaviors that sustain violent conflicts। लेकिन क्या ये एक प्रोसेस फ्लॉलेस है? नहीं। समझते हैं कि क्या इसके मेजर लिमिटेशंस है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी एक वही डेफिनेशंस ऐड कर देते हैं ताकि हमारा आंसर अच्छा बन पाए। किसने दिया हमारी ये डेफिनेशंस? ये दिए हमें जॉन पॉल लिडरिच ने, जो कि कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एंगेजिंग विद एंड ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप, इंटरेस्ट, डिस्कोर्सेज एंड द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी दैट सपोर्ट्स द कंटिन्यूशन ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। यह आप डेफिनेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट साइलेंसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इट अबाउट चेंजिंग इट्स रूट कोज, कि सिर्फ
कॉन्फ्लिक्ट को साइलेंट कर देना ही एक रीज़न नहीं है, हमें उसके चेंज करना पड़ेगा, उसके रूट कोज को, जहाँ से वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हैं अब इसकी? फर्स्ट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस, कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के होने में सालों या हमें क्या लग जाते हैं, डिकेड्स लग जाते हैं, ठीक है, सॉल्व करने में। ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म जर्नी है, ये एक क्विक सॉल्यूशन नहीं है। इसके आप क्रिटिकल पॉइंट भी लिख सकते हो कि वॉयलेट एरियाज जहाँ इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, कि इन वॉयलेट एरियाज, वॉयलेट पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इज़ ऑफर नॉट फीजिबल, कि जो लॉन्ग टर्म एफर्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। डिपेंडेंसी ऑन पॉलिटिकल विल, कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स या इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट नहीं मिले तो ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पर रुक जाता है। यहाँ पे आप एक लिमिटेशन भी लिख सकते हो कि जो हमारा ऑथोरिटेरियन या करप्ट गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मेशन को ब्लॉक कर सकती है। उसके बाद है हमारा डीप रूटेड इनजस्टिस, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन एड्रेसिंग डीप रूटेड इनजस्टिस। कास्टिज़म, रेसिज्म या फिर जेंडर इनइक्वालिटी जैसे जो इश्यूज हमारे सोसाइटी में हैं वो डीपली एम्बेडेड है, बहुत ज़्यादा ही मात्रा में, मतलब समस्याएं बहुत ही बढ़ चुकी है, ठीक है, जड़ तक जमा हो चुकी है। उन्हें बदलना सिर्फ एक पॉलिसी से नहीं जा सकता, उसके माइंडसेट भी हमारा होना चाहिए। एग्जाम्पल जो दलित ऑपरेशन इन इंडिया है या फिर हमारा यूएस में जो रेसिज्म है वो आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद है हमारा रेजिस्टेंस फ्रॉम पावर होल्डिंग ग्रुप, रेजिस्टेंस फ्रॉम पावरफुल ग्रुप्स या फिर पावर होल्डिंग ग्रुप्स, कि जो भी प्रिविलेज में है, ठीक है, जिनके पास भी क्या है, अवसर है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का विरोध करते हैं क्योंकि उनकी पावर खतरे में होती है। वो क्या करते हैं, वो इनको रोकने की कोशिश करते हैं कि कहीं उनकी पावर उनके हाथ से चली ना जाए, ठीक है। रिजल्ट क्या है इसका? इसका रिजल्ट है कि कॉन्फ्लिक्ट री इमर्ज हो रहे हैं, दोबारा हो रहे हैं, ठीक है, अगर चेंज ब्लॉक या रिवर्स हो जाए, कि कॉन्फ्लिक्ट में री इमर्ज इफ चेंजेस आर ब्लॉक और रिवर्स्ड। उसके बाद है हमारा लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। पीस बिल्डिंग रिक्वायर्स फंडिंग, ट्रेंड पर्सन्स, लीगल रिफॉर्म्स एंड ग्रास रूट पार्टिसिपेशन, कि ट्रांसफॉर्मेशन को क्या क्या ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की, लीगल सपोर्ट की और ग्रास रूट की, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं है। लिमिटेशन है इसकी कि जो पुअर और वॉन टॉन कंट्रीज़ है ये सपोर्ट वहाँ पे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो पुअर कंट्रीज़ है। उसके बाद है हमारा कल्चरल एंड आइडेंटिटी बैरियर, कल्चरल एंड आइडेंटिटी बैरियर, जिसमें एथनिक या फिर रिलीजियस आइडेंटिटी लोगों के इमोशंस से जुड़ी होती है, चेंज के प्रति, ठीक है, रेजिस्टेंस हो सकती है क्योंकि लोग सोचने लगते हैं कि उनकी पहचान कहीं खतरे में ना चली जाए, ठीक है। ये भी क्या है, हमारी एक लिमिटेशन है कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं, इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री प्ले अ पावरफुल रोल इन सस्टेनिंग कॉन्फ्लिक्ट। देन वी हैव मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन चेंजेस। ये प्रोसेस में क्लियर रिजल्ट देखना मुश्किल होता है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या है, हमारा जो क्लियर रिजल्ट है वो बहुत मुश्किल ही दिखता है, जैसे कि हमारे जो ट्रेडिशनल पीस कीपिंग में दिख जाता है, यहाँ पे मैट्रिक्स वेज होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक क्रिटिकल नोट लिख सकते हैं, जब मेज़र और मुश्किल हो, ठीक है, जब मेज़र करना मुश्किल हो तो अकाउंटेबिलिटी भी मुश्किल हो जाती है। ये इसके आप क्रिटिकल नोट लिख सकते हो। उसके बाद आप इस पे कंक्लूजन ऐड कर सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक डीप, होलिस्टिक और विजनरी प्रोसेस है, लेकिन इसके चैलेंजेस भी बहुत रियल और टफ हैं। जैसे कि क्या क्या चैलेंजेस है, पॉलिटिकल हर्डल्स होते हैं, रिसोर्सेज की कमी की वजह से, सोशल रेजिस्टेंस की वजह से, टाइम लैक हो जाता है, जिसमें क्या होते हैं, इन सीमाओं को पार करने के लिए हमें चाहिए मल्टी लेवल करप्शन, कमिटेड लीडरशिप चाहिए, ठीक है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत है। आई होप आपको यह आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज इन पीस बिल्डिंग। जैसे कि हमें पता है पीस बिल्डिंग के लिए हमारी काफ़ी सारी एजेंसीज हैं, तो इसमें हमें उसके रोल बताने,
ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे पीस बिल्डिंग क्या है और कौन कौन सी उसकी एजेंसीज है। तो पीस बिल्डिंग रेफर्स टू एफर्ट्स एम्ड एट प्रिवेंटिंग द रीअकरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड एस्टैब्लिशिंग लॉन्ग टर्म पीस एंड जस्टिस। पीस बिल्डिंग का मतलब होता है कि कॉन्फ्लिक्ट दोबारा ना हो और सोसाइटी में लॉन्ग टर्म पीस और जस्टिस बनाए रखा जाए। इसके कौन कौन सी एजेंसीज है, जैसे कि हमारी यूएन है, ठीक है, ईयू है, वर्ल्ड बैंक है। इस काम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी ये सब एजेंसीज। ये ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज में जैसे डिप्लोमेसी, ह्यूमैनिटेरिज्म हेल्प में और फंडिंग और रिकंस्ट्रक्शन के ज़रिए पीस स्टैब्लिश करती है। ठीक है, यहाँ पे आई ऑलरेडी मैंशनड कि इंटरनेशनल एजेंसीज प्लेड अ वाइटल रोल इन द पीस बिल्डिंग बाय प्रोवाइडिंग डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल, ह्यूमैनिटेरियन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन कॉन्फ्लिक्टिंग इफेक्टेड एरियाज। ये सारी चीज़ों में मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें में हेल्प करती है। अब हम आ जाते हैं इसके रोल पे कि इंटरनेशनल एजेंसीज का क्या क्या रोल है पीस बिल्डिंग में। सबसे पहले है हमारा कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड अर्ली वार्निंग, संघर्ष की रोकथाम और पारंपरिक चेतावनी। कि ईयू या फिर हमारा यूरोपियन यूनियन ईयू या फिर यूनाइटेड नेशन जैसी एजेंसीज कॉन्फ्लिक्ट के साइन को अर्ली डिटेक्ट कर लेती हैं कि हाँ भाई यहाँ पे हमारा लड़ाई झगड़ा होने वाला है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है। तो वो क्या करती हैं, वो पॉलिटिकल मॉनिटरिंग और डिप्लोमेसी के थ्रू प्रॉब्लम को स्टार्ट होने से पहले ही सॉल्व करने की कोशिश करती है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि यूएन प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी मिशंस इन वेस्ट अफ्रीका। देन वी हैव पीस कीपिंग ऑपरेशंस। यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में भेजे जाते हैं ताकि क्या हो पाए, सीज फायर को फॉलो हो, वेपन सरेंडर हो पाए और सिविलियंस की सेफ्टी हो पाए। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो जो कि हमारे यूएन ऑपरेशन इन साउथ सदर्न कोंगो, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ये वाले आप एग्जांपल इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें आप क्रिटिकल नोट भी ऐड कर सकते हो ताकि आपका और ज़्यादा अच्छा आंसर बन पाए, जो कि पीस कीपिंग मेंटेन्स टेम्परेरी पीस बट डज नॉट एड्रेस रूट कोज, कि ये शांति टेम्परेरी होती है, रूट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। देन वी हैव पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन, कि कॉन्फ्लिक्ट के बाद कंट्रीज़ को दोबारा बिल्ड करना पड़ता है। क्या क्या बिल्ड करना पड़ता है, उसकी इकोनॉमिक गवर्नमेंट सिस्टम को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसमें वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हेल्प बहुत ज़्यादा करती हैं। एग्जाम्पल यूएनडीपीज रोल्स इन रीबिल्डिंग अफगानिस्तान लोकल गवर्नेंस, ठीक है। देन वी हैव ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, कि WFP या फिर UNHCR, ICRC जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इमरजेंसी रिलीफ देते हैं, जैसे कि खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं, वाटर देते हैं, मेडिसिन, एजुकेशन, ये सब चीज़ें ये अवेलेबल कराते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जैसे सीरिया रिफ्यूजीज़ को जॉर्डन और लेबनान में UNHCR ने मदद दी थी। देन वी हैव पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन प्रोग्राम्स। एज एजेंसीज ट्रूथ कमीशंस ऑर्गेनाइज कराती है, डायलॉग्स करवाती हैं और ट्रॉमा हीलिंग प्रोग्राम्स भी रन करवाती हैं। इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो जैसे यूएन का सपोर्ट इन सीरिया लियोन्स ट्रूथ एंड रिकन्सिलाइजेशन कमीशन में हुआ था, ठीक है। देन वी हैव प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड इंडस्ट्रियल प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल जस्टिस, कि UNHRC और ICC जैसे इंस्टीट्यूशन वॉर क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स के वॉल्यूशंस को क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट कराते हैं। इसके एग्जांपल ICC ट्रायल फॉर सदर्न एंड यूगोस्लाविया के वॉर क्राइम्स, ठीक है, लिख सकते हो आप अपने एग्जांपल्स अपने आंसर में। देन वी हैव कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इसमें क्या होता है अब कि इंटरनेशनल एजेंसीज लोकल गवर्नेंस और पुलिस सिस्टम और कोर्ट और लॉ एनफोर्समेंट को सपोर्ट करती है, जैसे कि UN पुलिस रिफॉर्म इन कोसोवो और ईस्ट तिमोर। उसके बाद आप लास्ट में अपना कंक्लूजन लिख सकते हो कि इंटरनेशनल एजेंसीज पीस बिल्डिंग के एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स होते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रोकते ही नहीं है बल्कि सोसाइटी को दोबारा डेवलप कराने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। लेकिन इन एफर्ट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़रूरी है कि
ये काम लोकल कम्युनिटीज़ के इन्वॉल्वमेंट के साथ हो, उनकी नीड्स और कल्चर के अकॉर्डिंग ही वो ये चेंजेस लेके आ पाएँ, वो कर पाएँ, वो डेवलपमेंट कर पाएँ। ठीक है, ये आप यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन पंजाब एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नागालैंड। ठीक है, कि जो पंजाब में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके क्या फीचर्स हैं और वो कैसे नागालैंड से अलग है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या क्या कवर करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन पंजाब, देन हम देखेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन नागालैंड, फिर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे और फिर हम इसके कंक्लूजन पे अपने आंसर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी और जस्टिस की वजह से काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे दो सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं, हमारा एक पंजाब और नागालैंड के कॉन्फ्लिक्ट। दोनों जगह पे स्ट्रगल हुआ था और दोनों के ही कॉजेज़ और नेचर काफ़ी ज़्यादा हमारे अलग हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन पंजाब। फर्स्ट है इसमें रिलीजियस एंड एथनिक आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, कि पंजाब के कॉन्फ्लिक्ट का बेस था कि सिख कम्युनिटी की रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी, उनकी डिमांड थी कि उन्हें क्या दिया जाए, एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए। सेकंड वी हैव डिमांड फॉर खालिस्तान, कि 1980s में एक मिलिट्रेंट 1980s में एक मिलिट्रियन सेपरेटिस्ट मूवमेंट उठा जिसमें खालिस्तान नाम का एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की डिमांड की जाने लगी। ठीक है, उन्होंने डिमांड की कि हमें क्या चाहिए, एक अपना एक अलग स्टेट चाहिए। देन वी हैव पॉलिटिकल अलाइनेशन एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें क्या हुआ कि सिख्स को लगता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी डिमांड को इग्नोर कर रही है और फार्मर्स भी काफ़ी ज़्यादा उनके इकोनॉमिकली स्ट्रेस में है। फिर है हमारा वायलेंस एंड काउंटर इंसर्जेंसी। ठीक है, इसमें है कि 1984 में एक ऑपरेशन हुआ था हमारा जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और उसके बाद वायलेंस काफ़ी ज़्यादा ही हमारा वाइड स्प्रेड हो गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें हज़ारों लोगों के क्या जान चली गई थी। सिविलियन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो कॉमन लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा, जैसे कि सोशल पोलराइजेशन और ह्यूमन राइट्स के वोलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हुए। ठीक है, काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद हम आते हैं अपने साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन नागालैंड। अब नागालैंड के क्या क्या फीचर्स थे कॉन्फ्लिक्ट के। फर्स्ट है उनका ट्राइबल एंड एथनिक आइडेंटिटी। नागालैंड के लोग, जैसे कि स्पेशली हमारे नागा ट्राइब्स, अपने डिस्टेंट आइडेंटिटी और कल्चर को क्या करना चाहते थे, प्रिजर्व करना चाहते थे। ठीक है, प्रिजर्व करके रखना चाहते थे, नागा पहचान और संस्कृति की रक्षा की मांग। उसके बाद है हमारा डिमांड फॉर सोवर्निटी एंड इंडिपेंडेंस, कि ग्रुप जैसे कि हमारा NSCN-IM डिमांड कर रहे थे कि उन्हें एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए या फिर उन्हें कम से कम ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाए। ठीक है, ये उनकी डिमांड थी। उसके बाद है हमारा हिस्टोरिकल रूटेड इन कॉलोनियल एरा, कि कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें जो थी ब्रिटिश एरा में ही हैं, जहाँ कुछ प्रोमिसेस दिए गए थे जो बाद में फुलफिल नहीं हुए, उसकी वजह से हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद है हमारा गोरिल्ला वॉरफेयर एंड पीस टॉक्स। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट मेनली आर्म स्ट्रगल के फॉर्म में रहा, जहाँ पे साथ ही पीस नेगोशिएशन भी चलते रहे। उसके बाद है हमारा कॉम्प्लेक्स ट्राइबल डायनेमिक्स, जिसे हम बोल सकते हैं मल्टीपल ट्राइब्स या फिर कॉम्प्लेक्स इश्यूज। नागा रीजन में कई अलग अलग ट्राइब्स हैं जहाँ पे जिनके अलग अलग इंटरेस्ट और अलग अलग डिमांड्स हैं। इसकी वजह से पीस प्रोसेस जो था काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पंजाब और नागालैंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो जो हमारा पंजाब है रिलीजियस और सेपरेशन की बात कर रहा था सिख आइडेंटिटी के लिए, लेकिन ये नागालैंड में क्या था, हमारा ये सोवर्निटी की डिमांड कर रहा था, एथनिक सोवर्निटी की। यहाँ पे ये खालिस्तान एक अपनी सेपरेट स्टेट मांग रहे थे और यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, अपनी इंडिपेंडेंस और सोवर्निटी की बात कर रहे थे। ये हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ था 1980s में और ये हमारे कॉलोनियल एरा में ही हुआ था। इंटेंस वायलेंस एंड काउंटरजेंसी थी इसमें, और ये इसमें गोरिल्ला वॉरफेयर और पीस टॉक्स की बात कर रहे थे। फिर यहाँ पर है हमारा मिलिट्री ऑपरेशंस थी जैसे कि ब्लू स्टार, और यहाँ पे क्या था हमारा पीस नेगोशिएशन विद सीजफायर
एग्रीमेंट था। यहाँ पे मोर होमोजेनियस और रिलीजियस कम्युनिटी थी, और यहाँ पे क्या था, डाइवर्स ट्राइबल ग्रुप्स थे जिनकी अलग अलग आइडेंटिटीज़ थी। ये लार्जली रिजॉल्व बट विद लाइनरिंग इम्पैक्ट, और ये पीस प्रोसेस ऑनगोइंग विद ओकेजनल वायलेंस। ठीक है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग थे। उसके बाद आप लास्ट में इसका कंक्लूजन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट हमें ये बताते हैं कि आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी के क्वेश्चन सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि नेशनल पीस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। पंजाब की स्ट्रगल रिलीजियस पॉलिटिकल नेचर का था, ठीक है, जिसमें काफ़ी क्विक एस्केलेशन हुआ, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और बहुत ज़्यादा वायलेंस भी हुआ। लेकिन नागालैंड के कॉन्फ्लिक्ट क्या था, एथनिक और ट्राइबल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ था, जहाँ पे आर्म्ड और रेजिस्टेंस के साथ लोगों ने पीस एफर्ट्स भी चला रहे थे। ठीक है, पीस की बात वो कर रहे थे। इससे हमें ये लेसन भी देख सकते हैं कि सस्टेनेबल पीस तभी आएगी जब गवर्नमेंट इंक्लूसिव डायलॉग और जस्टिस और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी को प्रायोरिटी देगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाला आंसर खत्म होता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शायद आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तब हम आ जाते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है और उसके क्या क्या अप्रोचेज़ हैं, हमें इसमें ये डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है क्या। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का तो आपको यहाँ पे पता ही होगा कि कॉन्फ्लिक्ट तो हर सोसाइटी का नेचुरल पार्ट होता है, लेकिन अगर उसमें सही तरीके से मैनेज किया जाए तो वो, ठीक है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से मैनेज किया जाए तो वो डिस्ट्रक्टिव के बजाय डेवलपमेंट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वो ख़राब होने के बजाय वो डेवलप भी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि नेगेटिव इम्पैक्ट को कंट्रोल करना और पॉजिटिव रिजल्ट को क्या करना, एनहेंस करना। ठीक है, ये होता है एक स्मार्ट और बैलेंस्ड अप्रोच जहाँ कॉन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट नहीं बल्कि उसको कंस्ट्रक्टिवली हैंडल किया जाए। और यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी थी किसने, मॉर्टन ड्यूस्टच ने। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट, कि हमें नेगेटिव इम्पैक्ट को क्या करना है, लिमिट करना है, वाइल इंक्रीजिंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट। हमें नेगेटिव एस्पेक्ट को तो कम करना ही है, लेकिन साथ साथ हमें उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है, हमें बढ़ाना है। अब इसके क्या क्या अप्रोचेस थे, हम ये देख लेते हैं। फर्स्ट है इसका अवॉइडेंस। कभी कभी पार्टीज कॉन्फ्लिक्ट से दूर ही रहना पसंद करती है ताकि बात बिगड़े नहीं, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देता है हमें। ये असली प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है, ये असली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। लिमिटेशन वी कैन ऐड हेयर कि प्रॉब्लम बाद में और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे हमारी हो सकती है। अगर हम प्रॉब्लम को अवॉइड ही कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी हो जाएगी, वो तो बढ़ भी सकती है। फिर है हमारा एकोमोडेशन। एक पार्टी दूसरे की बात मान लेती है, क्या मेंटेन करने के लिए, हार्मनी मेंटेन करने के लिए। ये कभी कभी ज़रूरी होती है, लेकिन अगर बार बार एक ही साइड से सेक्रीफाइस किया जाए तो फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हमारी बढ़ सकती है। देन वी हैव कंपटीशन। यहाँ हर पार्टी चाहती है कि मैं ही जीतूँ, ठीक है, चाहे उनके जो रिलेशनशिप्स है वो बिगड़ जाए। ठीक है, बिगड़े या ना बिगड़े उन्हें उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं ही जीतूँ। ये अप्रोच फास्ट होती है लेकिन ट्रस्ट और रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रोमाइज़। इसमें क्या होता है कि जो दोनों पार्टीज़ होती हैं वो बैठ के बात करती है, वो म्यूचुअली एक्सेप्ट करती है और एक सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करती है। नाइदर साइड गेट्स फुल्ली सेटिस्फाइड, मे लीव इश्यूज पार्शियली रिजॉल्व। इसमें क्या होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल तो होता है, लेकिन कभी कभी ये किसी को भी सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाता, किसी को भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। देन वी हैव कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में क्या होता है कि ये हमारी एक सबसे बेस्ट अप्रोच होती है जहाँ पे दोनों पार्टीज मिलकर विन विन सॉल्यूशन, ठीक है, विन विन सॉल्यूशन की बात करती है, या जहाँ हर किसी के इंटरेस्ट को कंसीडर किया जाता है। ये लॉन्ग टर्म पेस और ट्रस्ट बनाए रखता है और पर ये क्या होता है, हमारा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके बाद है हमारा यहाँ पे रिवाइज करने के लिए मैंने आपके लिए समरी चार्ट बनाया हुआ है कि अवॉइडेंस में हमने देखा कि ये कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है ना। प्रोज क्या है इसके कि
उस टाइम की क्लैश को तो ये क्या कर देता है, उस टाइम की क्लैश से तो ये हमें बचा लेता है, लेकिन जो हमारा इश्यूज होता है वो हमारा अनसॉल्व्ड ही रहता है। सेकंड वी हैव अकोमोडेशन, यील्डिंग टू अदर्स मेंटेन्स हार्मनी बट कोज रिसेंटमेंट। कंपटीशन में क्या होता है, असर्टिव विन की बात करते हैं, ये जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन रिलेशनशिप क्या करते हैं, रिलेशनशिप को डैमेज कर देते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ में म्यूचुअल गिव एंड टेक की बात होती है, लेकिन पार्शियल सेटिस्फैक्शन ये दे देता है, लेकिन पार्शियल सॉल्यूशन ही वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन को ये सॉल्व नहीं कर पाता, सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाता। देन वी हैव कोलैबोरेशन, जहाँ पे कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होती है, विन विन आउटकम्स आते हैं, पर ये क्या होता है, हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लास्ट में हम यहाँ पे अपना कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं अपने आंसर को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि हर कॉन्फ्लिक्ट का नेचर अलग अलग होता है, इसलिए ही सॉल्यूशन सब जगह सेम नहीं हो सकते, अलग अलग जगह सारे ये चीज़ें काम आती हैं, करती हैं। अब यहाँ यहीं पर ही हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक या फिर अगला एग्ज़ाम कोड क्या चाहिए आपको, किस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।